तो देखो लास्ट ईयर सीबीएसई ने केस स्टडीज़ वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डाले हुआ है। तो क्या देख के ये लगते हैं बहुत अजब, ऐसे लगते हैं कि कुछ बहुत ही टफ कुछ कॉन्सेप्ट है। निकाल लो, कागज़ निकाल लो यार। लेकिन इतना कुछ टफ नहीं रहता। जो हमने एनसीईआरटी से पढ़ा उसी के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। दे आर लाइक वेरी इजी टू सॉल्व, बट दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही कुछ पैराग्राफ से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 1.1 टू 1.5। तो इसका मतलब नीचे का हमें ये पैसेज पढ़ना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके बाद 1.1 से लेके 1.5 के 5 क्वेश्चंस उसके बेसिस पे आंसर करने हैं। तो पढ़ते टाइम हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम सबसे पहले चैप्टर आइडेंटिफाई करें, कौन से चैप्टर का है। तो इसमें लिखा हुआ है मार्बल्स पॉपुलैरिटी बिगिन इन एंशिएंट रोम एंड ग्रीस, where white and off-white marble were used to construct a variety of structures from handheld sculptures to massive pillars and buildings। तो क्लियरली क्या थॉट आ रहा है ये? सबसे पहले तो बाइफरकेट करो, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है या बायो का है? केमिस्ट्री का है। क्यों? क्योंकि मार्बल दिख गया हमें। मार्बल दिख गया इसका मतलब कि मार्बल का कंपोजिशन जानते हैं हम, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होंगे या कुछ उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आएंगी बस। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो कि द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन CaCO3 इज। इनमें से किस कंपाउंड में CaCO3 नहीं होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो पहला है डोलोमाइट, दूसरा है मार्बल स्टैच्यू, तीसरा है कैल्साइन जिप्सम, या चौथा है सीशल। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी को खोलो। एनसीईआरटी में हमें कौन से चैप्टर पे चलना है? कौन सा चैप्टर आइडेंटिफाई कर पाए अभी तक? केमिस्ट्री तो हो गया। चैप्टर कौन सा? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, क्योंकि ये जिप्सम वगैरह की बात कर रहे हैं तो मतलब सॉल्ट से रिलेटेड है कुछ। तो डायरेक्टली चलो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर पर। और उसमें भी कहाँ पर जाना है? उसमें भी अपन को CaCO3 वाले पे जाना है, जो आखिरी में कंपाउंड डिस्क्राइब्ड है वहाँ पर पहुँचना है। ठीक है, तो पेज नंबर आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ मैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का है 32, वॉशिंग सोडा का है 31, कैल्शियम कार्बोनेट मिला तो बताओ किसी को। पेज नंबर 21। तो पेज नंबर 21 पे ये वाला ठीक है। तो देखना इसमें लिखा हुआ है पेज नंबर 21 पे ऊपर से सेकेंड पैरा पे, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो मतलब इसमें कौन कौन सा है? डोलामाइट नहीं लिखा है, ऐसा कुछ है ना। उसके बाद मार्बल लिखा है, मार्बल स्टैच्यू यस। कैल्साइन जिप्सम ये भी कुछ नहीं दिया हुआ है इधर पे। तो ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड्स टू ए करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो इसमें बस हम ये कर पा रहे हैं आइडेंटिफाई कि मार्बल स्टैच्यू में तो है, मार्बल स्टैच्यू आंसर नहीं होगा। और जिप्सम वाला लग रहा है क्योंकि जिप्सम में दूसरा वाला कंपाउंड रहता है। यस, जिप्सम वाले को पेज नंबर 32 पे पहुंचो। हाँ पेज नंबर, हाँ देखो कैल्शियम, हाँ जिप्सम में देखो पेज नंबर 33 पे देखो। पेज नंबर 33 पे एक इक्वेशन दी हुई है प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली, उसमें जिप्सम लिखा हुआ है CaSO4, तो इसमें कैल्शियम सल्फेट है। तो ऐसा लग रहा है प्रीलिमिनरी कि यही आंसर होगा। इसमें आंसर भी चेक करते जाते हैं अपन। आंसर दिया हुआ है नेक्स्ट पे,
पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है इसका आंसर। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्योंकि उसमें आंसर लिखा हुआ है वाइट प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, लेकिन ऐसा तो कुछ ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसका जिप्सम पे टिक लगा लो। फिर सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, स्टूडेंट एडेड 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन अ रिजिड कंटेनर, secured it tightly and started to heat it. After some time, an increased pressure was observed. The pressure reading was then noted at intervals of 5 minutes and plotted against time in the graph as shown below. During which time interval did maximum decomposition took place? ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन आ गया ये कि यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो वो ग्राफ किस चीज़ का है। तो देखना इसकी वाई एक्सिस पे प्रेशर लिखा हुआ है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो प्रेशर इसका वेरी कुछ इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, किस चीज़ का ग्राफ है ये ग्राफ है कि भाई यहाँ पर 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिजिड कंटेनर में बंद है और उसको हीट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है, CaCO3 को हीट करेंगे तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ये सिंबल हीट का है, ट्राइंगल इज लाइक हीट। तो ये हो जाएगा CaO प्लस CO2, ठीक है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल इक्वेशन, इसमें ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब इस बोले कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट था शुरुआत में, कि 10 ग्राम था, तो क्लियरली ये डिकम्पोज होते होते कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे। तो हमसे पूछा गया है कि बताओ ऐसा टाइम इंटरवल बताओ कि ये डिफरेंट टाइम इंटरवल में दिया हुआ है। ये 5 मिनट, ये अगले 5 मिनट, यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, यहाँ से यहाँ तक 5 से 10 मिनट, ठीक है, ये 10 से 15 मिनट। तो बताओ इस इंटरवल में या इस इंटरवल में, है ना, क्या 0 to 5 वाले में सबसे ज़्यादा डिकम्पोज हो रहा है। तो जैसे हर्षित ने कहा ये वाला हो रहा है, तो क्या लॉजिक है इसके पीछे? हाँ हाँ हाँ, देखो ये एकदम सही बोला इसने, लेकिन इसको पकड़ पा रहे हो तुम लोग कैसे, क्या लॉजिक दिया इसने? लॉजिक ये है कि यहाँ ये देखो 5 मिनट में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया डिकम्पोज होके, लेकिन नेक्स्ट 5 में ये इतना ही पहुँचा, जस्ट इतना सा, और नेक्स्ट 5 में तो जस्ट इतना सा ही हुआ, है ना। तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन सबसे ज़्यादा किधर है? शुरुआत में, पहले वाले इंटरवल में ना। मार्किंग थोड़ी सी अच्छे ढंग से आई नहीं है, इसमें भी नहीं आई है, ये ना कि मार्किंग स्किप हो गई है, ये मार्क कर लो यहाँ पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 1.3, गैस ए ऑब्टेन्ड अबव is a reactant for a very important biochemical process which occurs in the presence of sunlight. Identify the name of the process. ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे एक हिंट मिल गया कि उसमें यूज हो रही है ये सनलाइट की प्रेजेंस में, तो उससे अपन को हिंट मिल गया। अब इसका इस चैप्टर से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि अपन ने ये बायो में पढ़ रखा है इसलिए फटाक से अपन ने क्लिक कर लिया इसको, है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। मार्बल स्टैच्यूज आर कोरोडेड और स्टेन्ड व्हेन दे रिपीटेडली कम इन कॉन्टैक्ट विद पॉल्यूटेड रेन वाटर, सो आइडेंटिफाई द मेन रीजन। तो मार्बल के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें रेन की वजह से, एसिड रेन की वजह से कोरोड हो जाते हैं वो। तो अब उसका लॉजिक बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। तो पहला दिया हुआ है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब उसमें पहला लॉजिक क्या बताया, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन कैल्शियम ऑक्साइड में हो जाता है, ठीक है। दूसरा लॉजिक, पॉल्यूटेड वाटर इज बेसिक इन नेचर, हैंस इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक है कि जो पॉल्यूटेड वाटर होता है वो बेसिक नेचर का होता है, बेसिक मतलब कि न्यूट्रलाइज कर देता है।
फिर थर्ड इसका उल्टा कि द पॉल्यूटेड वाटर इज एसिडिक इन नेचर, हैंस इट रिएक्ट्स विथ कैल्शियम कार्बोनेट। और चौथा, कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सही तो है ये, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को पानी में डिजॉल्व करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, अनबैलेंस रिएक्शन है, बैलेंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सही तो है, सही बात तो सही है, लेकिन क्या ये लॉजिक है कोरोड होने? कोरोड का कोई रिलेशन नहीं है इससे। कोरोड क्यों होती है? क्योंकि एसिड रेन हो जाती है इस वजह से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एसिडिक वाला, कि जो रेन वाटर है वो एसिडेड हो जाता है इस वजह से। फिर 1.5 पे आ गए, तो कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू कैल्शियम बाय हीटिंग विद सोडियम मेटल। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कैल्शियम में कन्वर्ट हो सकता है। when added with सोडियम मेटल। तो ये Na2O और इधर कैल्शियम, मतलब ये कंपाउंड क्या बनेगा हमें पता नहीं, बट ये कैल्शियम में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो विच कंपाउंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द अबव प्रोसेस। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है कि कौन है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक कॉन्सेप्ट होता है रेडॉक्स रिएक्शन का, कि एक स्पीशी ऑक्सीडाइज होती है और दूसरी स्पीशी रिड्यूस होती है। तो इसको मैं बता देता हूँ, ये आई एम श्योर कि ये 10th में नहीं है ना, एनसीईआरटी में है। कौन से चैप्टर में ये? ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, ओके। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आ जाएगा हमें। तो अब कौन बोल रहा है यहाँ पे कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो ऑक्सीडाइज करवाता है ना। मतलब जैसे कहें ना तुम्हारा ट्रैवल एजेंट कौन है? जो ट्रैवल करवाता है। तो ऐसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो ऑक्सीडाइजेशन करवा देता है। तो सबसे पहले तो सोचो किसका ऑक्सीडाइजेशन हुआ? इसका ऑक्सीडाइजेशन हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई। दिस इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, पक्की बात। और ये रिड्यूस हो रहा है क्योंकि इसकी ऑक्सीजन निकल रही है। ये फाइनली क्या बचा? कैल्शियम बचा। ये इसकी ऑक्सीजन गई, इसमें जाके जुड़ गई, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। सो दिस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस इज रिड्यूस्ड। तो किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? सोडियम का। किसने किया है? इसने, क्योंकि जो रिड्यूस हुआ है वही तो ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये फंडा समझ में आया? ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग वाला, इस पे पक्का क्वेश्चन आएगा। इसको एकदम अच्छे से रट लो कि एक स्पीसी ऑक्सीडाइज होती है और दूसरी रिड्यूस होती है और कुछ कुछ बन जाता है। तो ये जो ऑक्सीडाइज्ड होती है, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों है ये रिड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि जो रिड्यूस हुआ है उसको इसने रिड्यूस करवा दिया। सिमिलरली जो रिड्यूस होती है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। इसमें कभी कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई अपन रैंडम बीच का क्वेश्चन देखते हैं। एक केमिस्ट्री का हो गया, तो एक उसका देखेंगे, फिजिक्स का। फिजिक्स का क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं।
दूसरा ही देख लेते हैं। पेज नंबर 4 पे आ जाओ, पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पीएच से रिलेटेड। पेज नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4, तो इसका लिखा हुआ है फ्रोदिंग इन यमुना। फ्रोद का मतलब होता है, वैसे किसी को पता है फ्रोद का मतलब? फ्रोद का मतलब होता है झाग। ठीक है, तो वहां पे देखो एक नीचे फोटो भी बनी हुई है, तो उसमें झाग जैसा दिख रहा है कुछ कुछ, तो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रोदिंग इन यमुना, द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द टॉक्सिक फोम इज हाई फॉस्फेट कंटेंट in the wastewater because of detergents used in dyeing industries, dhobi ghats and households. Yamuna's pollution level is so bad that parts of it have been labeled dead as there is no oxygen in it for aquatic life to survive. तो ये जो फोम है, ये जो फ्रोथ है, ये बहुत ही बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि ये हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फेट लेके आ रहा है जो कि टॉक्सिक है, और जो पॉपुलेशन है वहाँ की एक्वाटिक पॉपुलेशन वो सफ़र हो रही है इससे। ठीक है, तो इतना अपन को पता चल गया अभी। अब देखो, अब पहला क्वेश्चन पीएच से रिलेटेड है कुछ, तो क्लियरली आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये भी केमिस्ट्री का है, पीएच वाले चैप्टर का। ठीक है, तो प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ द वाटर ऑफ रिवर यमुना इफ द रीजन फॉर द फ्रोथ इज हाई कंटेंट ऑफ डिटर्जेंट्स डिजॉल्व्ड इन इट। तो 2 से 5 क्यों? तो इसमें डिटर्जेंट्स लिखा हुआ है। पीएच देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि रीजन फॉर हाई कंटेंट ऑफ डिटर्जेंट्स डिजॉल्व्ड इन इट। अब साबुन क्या होती है? बेस होती है, तो ये बेसिक वाला में लाई करेगा। ठीक है, ये डिटर्जेंट से डिटर्जेंट पकड़ में आया? हाँ, तो इसमें जो एसिडिक दिए हुए हैं, एक बी वाला एसिडिक दिया है 5 से 7, सी वाला भी एसिडिक है 2 से 5, और डी तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल तो प्योर वाटर का होता है, तो बेसिक एक ही दिख रहा है, तो ए चिपका देंगे इसमें। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द वाटर विथ डिटर्जेंट डिजॉल्व इन इट। तो पानी में अगर डिटर्जेंट डिजॉल्व करेंगे तो कौन से आयंस प्रिडोमिनेंटली बनेंगे, इस पे कोई क्वेश्चन है। इस पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O+। ठीक है, अच्छा सबसे पहले कि 4.2 में उसने क्या बोला है कि डिटर्जेंट को अगर पानी में मिला दिया हमने तो कौन से आयन ज्यादा होंगे उसमें, ये क्वेश्चन है। तो उससे पहले मैं एक बात तुमसे, क्योंकि एसिड बेसिक होता है, परफेक्ट, तो ये बात हमें याद रखनी है कि OH नेगेटिव इज रिलेटेड टू बेसिक। अगर ये डिसोसिएट हो रहे हैं OH नेगेटिव तो सॉल्यूशन बेसिक बनता है, और अगर ये वाला आयन है H3O+ वाला, या इसको और सिंपल शब्दों में H+ भी कह सकते हैं, क्योंकि दैट इज जो एसिडिक बनाता है। तो H+ या H3O+ जहाँ भी हो गया वहाँ पे एसिडिक होगा। तो अब क्योंकि पहले क्वेश्चन हम देख चुके हैं आंसर की बेसिक आने वाला है, इसका मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी? OH नेगेटिव वाले की। तो OH नेगेटिव वाले को ढूंढो। OH नेगेटिव वाला मिलेगा हमें सी में, बी में यस, बी में मिल जाए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। ठीक है, फिर आ गए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर 4.3। द टेबल प्रोवाइड्स द pH फॉर द 4 सॉल्यूशंस P, Q, R एंड S। 4 सॉल्यूशंस हैं, P, Q, R है, सबका pH दिया हुआ है। तो मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोनियम आयन मतलब कौन सा? ये वाला एसिडिक वाला। तो इसका मतलब हमें किस ऑर्डर में बताना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि सबसे कम जिसका है वो सबसे पहले, सबसे कम जिसका कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे पहले, और सबसे कम एसिडिक जो है वो सबसे पहले। तो अब बताओ इन सभी में सबसे कम एसिडिक एस सबसे कम एसिडिक होगा, वो तो इनफैक्ट बेसिक है
है ना, तो एस सबसे पहले आ जाएगा, तो एस आ गया पहले, उसके बाद फिर क्यू, फिर आर और फिर पी, और सबसे कम एस है तो ऐसे छोड़ दो। ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सी हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे 4.4 हाई कंटेंट ऑफ फॉस्फेट आयन इन रिवर यमुना में लीड टू। अगर फॉस्फेट आयन का बहुत ज़्यादा कंटेंट है तो क्या हो जाएगा? तो डिक्रीज्ड लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एल्गी। सेकेंड, डिक्रीज लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड नो इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ एल्गी। तीसरा, इंक्रीज लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एल्गी। और चौथा, डिक्रीज लेवल ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड डिक्रीज लेवल ऑफ डिक्रीज ग्रोथ ऑफ एल्गी। इसमें क्या चिपकाया जाए? ये क्यों? हाँ हाँ, तो ये बात तुम्हें पता है कि अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो एल्गी बढ़ जाता है। और अभी जैसे बारिश ही बारिश हो जा रही है तो ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती, पानी की लेयर ही जमी हुई, ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पा रही है वहाँ तक, तो एल्गी डेवलप हो जाते हैं। तुमने काई जमी देखी होगी हर जगह, तो इसलिए। और ये कैसे हमने लगाया कि डिजॉल्व लेवल ऑफ ऑक्सीजन कम होगा? क्योंकि एक्वाटिक लाइफ सफ़र हो रही है ना। अगर भरपूर होती ऑक्सीजन तो फिर तो एक्वाटिक लाइफ सफ़र नहीं होती और अच्छी प्रॉस्पर होती, तो अभी तो कम हो रही है, तो इसका इसलिए आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन 4.5 पे। इफ अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग डिटर्जेंट्स इज प्रोवाइडेड टू यू, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल यू अडेप्ट टू न्यूट्रलाइज इट। कि तुम्हारे पास अगर डिटर्जेंट आ गया पानी में घुला हुआ, तो क्लियरली वो बेसिक होगा, उसको न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? तो अब है ना, सिंपल सी बात है, वो ढूंढना है हमें जो इसमें एसिडिक हो। तो एसिडिक कौन है इसमें? बेकिंग सोडा तो न्यूट्रल है, विनेगर ही है जो एसिडिक है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो देखो, कुछ भी रिलेशन नहीं भी समझ में आए, जैसे फ्रोज वगैरह नहीं भी समझ में आए, तो हम कुछ हिंट पकड़ के उसमें से कुछ आंसर चिपका सकते हैं, है ना। अब आते हैं अपन कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ, पेज नंबर 9 पर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर 5R दिए हुए हैं। ठीक है, हमारे बुक में शायद 3R ही दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर टेबल में 5 दिए हुए हैं। पेज नंबर 9 पे आ जाओ। ये तो सबसे ऊपर दिया हुआ है रिफ्यूज, उसके बाद रिड्यूस, उसके बाद रीयूज, फिर रिसाइकिल और रॉट। तो रिफ्यूज मतलब मत लो, रिफ्यूज करो चीज़ों को, प्लास्टिक की चीज़ों को रिफ्यूज करो, और भी जो पॉल्यूट कर रही हैं एनवायरनमेंट को उसको रिफ्यूज करो, यूज़ मत करो। रिड्यूस मतलब कम करो काम कि कम मतलब कि दुकान पे कुछ लेने जा रहे हो तो एक ही पॉलीथीन ले लो वहाँ पे, या हाथ में पकड़ के ले आओ, रिड्यूस करो पॉलीथीन का यूज़। फिर रीयूज़ यानी कि फिर से वो करो, पॉलीथीन को धो लो, फिर से यूज़ करो। फिर रिसाइकिल मतलब प्लास्टिक को पिघला के नई प्लास्टिक बना लो। फिर रॉट का मतलब क्या है? कंपोस्ट द रेस्ट, जो भी अनयूटिलाइज्ड काम में बच गया है, चाहे वो प्लास्टिक हो या कोई भी हो, उसको डिकम्पोज कर दो। ठीक है, अब तो ये अच्छा सा लगा, ये पढ़ गए। अब क्वेश्चन देखते हैं 8.1। तो 8.1 क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी दैट इज मैच्ड विद द करेक्ट एग्जाम्पल। तो हमें बताना है कि करेक्ट एग्जाम्पल में कौन सी एक्टिविटी मैच्ड है। तो पहला दिया हुआ है रिफ्यूज के अगेंस्ट, चूज प्रोडक्ट्स दैट आर लेस पैकेजिंग। नहीं, ये तो रिड्यूस हो गया, लेस पैकिंग मतलब रिफ्यूज तो मतलब चाहिए ही नहीं, हमें मना ही कर दिया है। क्या डी वाला सही है। रीपर्पस, मेकिंग फ्लावर पार्ट फ्रॉम यूज्ड प्लास्टिक बॉटल, रीपर्पस मतलब फिर से बना दो उसको। रिड्यूस में लिखा हुआ है गिव अनवांटेड टॉयज एंड बुक्स
टू हॉस्पिटल्स और स्कूल। सही बात है, मतलब सही बात है, मतलब बात तो सही है दोनों, लेकिन मैच नहीं हो रही है ना। रिड्यूस है वो, रीयूज, नॉट यूजिंग सिंगल यूज प्लास्टिक, तो ऐसी प्लास्टिक यूज करो जो सिंगल वेस्ट में नहीं हो। तो डी इसका मैच हो रहा है, बाकी 3 नहीं हो रहे। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं आप। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज अ गुड प्रैक्टिस बट रिसाइकल्ड पेपर शुड नॉट बी यूज्ड एज फूड पैकेजिंग बिकॉज। तो रिसाइकलिंग अच्छी बात है, लेकिन रिसाइकल्ड प्लास्टिक से फूड आइटम्स पैक नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन, रिसाइकल्ड पेपर्स में रिलीज कलर डाइज ऑन फूड आइटम्स। सेकंड, रिसाइकल्ड पेपर्स आर नॉट एब्जॉर्बेंट। थर्ड, रिसाइकल्ड पेपर्स कैन कॉज इन्फेक्शन ड्यू टू रिलीज ऑफ मीथेन एंड रिसाइकल्ड पेपर्स आर कॉस्टली। तो इसमें सबसे सटीक कौन सा तुम्हारा दिमाग कह रहा है? सभी सही आंसर हो सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक लगाना है एक हिसाब से कि कलर या डाई ना हो जाए, है ना। अच्छा, ये बात हमें पता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये हमारे प्लास्टिक, और अगर हम उसको किसी गर्म चीज से करेंगे तो मीथेन गैस निकल सकती है। तो ये सबसे, मतलब कि एक बार चल जाएगा कि कलर वाला खा लें हम, कलर वाला लगा हुआ, लेकिन मीथेन वाला नहीं खा पाएंगे, है ना। ठीक है, फिर थर्ड पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, द वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड इनटू 3 कैटेगरीज। ऑब्जर्व द टेबल बिलो एंड सेलेक्ट द रो दैट हैज करेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो हमें बताना है कि वेट वेस्ट मतलब गीला कचरा, ड्राई वेस्ट सूखा कचरा, और हैजार्डस वेस्ट मतलब कि जिसमें केमिकल रिएक्शन कुछ हो सकते हैं, वो वाला कचरा। तो हमको 4 में से मैच करवाना है कि कौन सा सही है। तो पहला, कुक्ड फूड वेजिटेबल पील्स, ये वेट वेस्ट है क्या? ये है ना। फिर ड्राई वेस्ट में यूज्ड बल्ब्स, फ्लोरोसेंट लैंप्स, ये हैजार्डस वेस्ट है, क्योंकि बल्ब को अगर अपन ऐसे नॉर्मल कचरे में फेंक देंगे और जला दिया किसी ने तो फट जाएंगे वो। ठीक है, प्लास्टिक कैरी बैग्स, बॉटल्स, न्यूज़पेपर्स, कार्डबोर्ड्स, ये ड्राई वेस्ट है। अच्छा, गीले और सूखे कचरे का ये मतलब नहीं है कि अगर किसी में पानी लगा है तो वो वेट है। इट्स नॉट लाइक दैट। वेट का मतलब है कि जो डिकम्पोज हो जाए, जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट के रिमेन्स, लेफ्ट ओवर फूड, ये सब। और ड्राई मतलब कि जो डिकम्पोज ना हो, हाँ, प्लास्टिक की चीज़ें। तो इसमें तीसरा, कॉफ़ी एंड टी पाउडर, गार्डन वेस्ट, ये सही है, वेट वेस्ट है ये। उसके बाद सेकंड में क्या, प्लास्टिक कैरी बैग्स, बॉटल्स, न्यूज़पेपर कवर्स, ये भी सही है। हैजार्डस वेस्ट, एक्सपायर्ड मेडिसिन, रेजर, पेंट कैंस, ये भी सही है। ठीक है, तो बी सही हो गया इसका। सी में देखो, सी में वेट वाला तो सही है, ड्राई वाला गलत है, वो भी वेट ही है क्योंकि। फिर तीसरे में हजार्डस में इंसेक्ट रिपेलेंट्स, क्लीनिंग सॉल्यूशन, ये तो सही है। डी वाले में अनकुक्ड फूड, टी लीव्स, ये सही है, वेट में आ जाएगा। फिर ओल्ड क्रॉकरी, फ्राइंग पैन, ये ड्राई में आ जाएगा, सही है। हजार्डस में कॉफ़ी एंड टी पाउडर, गार्डन वेस्ट, ये पहले वाले का ही आ जाएगा। ठीक है, फिर 8.4 पे आ जाते हैं। इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि जहाँ से कचरा उद्गम हुआ है, जहाँ से कचरा निकला है, वहीं पे 3 कैटेगरी में उसको बांट दो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट्स गिविंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन। वेस्ट सेग्रीगेशन का इम्पोर्टेंस बताओ इन सब के हिसाब से। तो लेस वेस्ट गोज टू द लैंडफिल्स, तो नहीं, कचरा तो उतना ही निकलना है ना, वही जाएगा। यस। फिर क्या, सेकंड, बेटर फॉर पब्लिक हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट, ये बात भी सही है कि जलाएंगे नहीं फिर ड्राई कचरे को, केवल वेट वाले को जलाएंगे, डिकम्पोज कर देंगे। फिर हेल्प इन रिड्यूसिंग द वेस्ट, रिड्यूस तो नहीं होगा वेस्ट बट मैनेज हो जाएगा अच्छे से। फिर रिजल्टिंग इन डिटोरिएशन ऑफ द वेस्ट पिकर्स हेल्थ, तो ये भी डिटोरिएशन मतलब कि हेल्थ बेकार हो जाएगी, नहीं अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अब उसको पता है ना कौन से कचरे में हाथ डालना है, कौन से में नहीं डालना है, तो वो प्रिपेयर्ड होके जाएगा। तो इसका आंसर हो गया अपना बोथ 1 and 2।
ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमने किए। इसमें फिजिक्स के क्वेश्चन दिख नहीं रहे हैं। फिजिक्स में केस स्टडी नहीं आता क्या? ये फूड साइकिल वाले दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, और ये एक अपन को ये दिख गया। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 13। ये थोड़ा सा वैसा लग रहा है एनवायरमेंट वाले चैप्टर का। इसमें लिखा हुआ है बायोस्फीयर इज अ ग्लोबल इकोसिस्टम कंपोज्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स फ्रॉम विच दे डिराइव एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। सो एंड इकोसिस्टम is defined as structural and functional unit of biosphere comprising of living and non-living environment that interact by means of food chains and chemical cycles resulting in energy flow, biotic diversity and material cycling to form a stable self-supporting system। तो कुछ बता दिया उसने बायोस्फीयर के बारे में और ये सब देखा। और नीचे दिया हुआ है बायोटिक वर्सेस अबायोटिक फैक्टर्स। तो बायोटिक फैक्टर्स में लिविंग वाली चीज़ें आ गई जैसे प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, और नॉन लिविंग वाले में अबायोटिक में नॉन लिविंग वाली चीज़ें आ गई जैसे वाटर, सनलाइट, सॉइल, एयर, टेम्परेचर। ठीक है। अच्छा, वैसे तो ये चैप्टर किस किस ने पढ़ा है? ये चैप्टर कार्निवोर्स वाला, कि जो हर्बीवोर्स होते हैं उनको कार्निवोर्स खा लेते हैं, और वो से पढ़ा है? ठीक है, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विच ट्रॉफिक लेवल इज इनकरेक्टली डिफाइंड। कौन सा ट्रॉफिक लेवल करेक्टली डिफाइंड नहीं है? तो पहला कार्निवोर्स, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स। सोचो आराम से। फिर डिकम्पोजर्स, माइक्रोबियल, हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है। फिर हर्बीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, और ओमनीवोर्स, मोल्ड्स, यीस्ट एंड मशरूम्स। तो देखो कार्निवोर्स प्राइमरी वो होता है जो एकदम डायरेक्ट सनलाइट को खाए, डायरेक्ट सनलाइट और सॉइल से मिनरल निचोड़ ले, वो प्लांट्स है। तो हम क्या है, हम तो प्लांट्स को खा रहे हैं, तो हम सेकेंडरी हो गए, और हमें जो खाएगा वो टर्शरी हो जाएगा। अच्छा, ओमनीवोर्स क्या होते हैं? दोनों खाते हैं। ठीक है। तो कार्निवोर्स में पहला क्या देखो, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स। तो सही बात है। मतलब एक दिमाग में सोचो, कोई कार्निवोर एनिमल सोचो, लायन, वो तो भेड़ बकरियों को ही खाता है, मतलब कि घास डायरेक्ट नहीं खाता वो, तो प्राइमरी नहीं है, वो सेकेंडरी हो गया। फिर टर्शरी हो गया, तो सेकेंडरी और टर्शरी तो सही है। फिर डिकम्पोजर्स, माइक्रोब, डिकम्पोज कौन करता है फाइनली? माइक्रोब्स ही करते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। हर्बीवोर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, बिल्कुल सही बात है। हर्बीवोर्स भी प्राइमरी खाते हैं, मतलब प्राइमरी मतलब कि डायरेक्ट घास खा रहे हैं। फिर ओमनीवोर्स हो गए मोल्ड्स, यीस्ट एंड मशरूम्स। तो ये गलत बात है। ओमनीवोर तो दोनों होते हैं, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। तो डी होगा ना आंसर। डी मतलब कि हमें इनकरेक्टली मैच वाला फाइंड करना है। तो पहले 3 सही, फिर ये। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11.2। तो डायग्राम बिलो शोज अ फूड वेब फ्रॉम द सी शोर। तो ये एक ऐसे एरो बना के लिखा हुआ है, तो जैसे क्रैब से डॉग फिश की तरफ एरो है, तो क्रैब को डॉग फिश खा जाती है या डॉग फिश को क्रैब खा जाता है? डॉग फिश क्रैब को खा जाती है, मतलब म्यूसल जो है वो क्रैब जो है वो मूसल को खा जाता है। मतलब कि अगर मैं सही पकड़ पा रहा हूँ, तो अगर ऐसा एरो लगा हुआ है और ये खाएगा, ये खाने वाला, और ये भोजन। ठीक है, पक्की बात। बाकी सब भी यही कह रहा है। ठीक है। तो अब क्या उसके लिए मूसल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। अब म्यूसल को क्या कह सकते हैं अपन? तो म्यूसल को खाएंगे सब, तो म्यूसल प्राइमरी हो गया। ठीक है।
एक मिनट इसका आंसर चेक कर लेते हैं। सेकेंडरी दिया हुआ है, सेकेंडरी मतलब एक मिनट, माइक्रोस्कोपिक से ऊपर है ना ये, माइक्रोस्कोपिक सबसे नीचे है, उसके ऊपर म्यूजल है, तो प्राइमरी माइक्रोस्कोपिक होगा और सेकेंडरी म्यूजल होगा, ठीक है। सबसे नीचे वाला प्राइमरी होता है। फिर द गिवन फिगर बेस्ट रिप्रेजेंट्स, ये समझ में आ रहा है? हाँ सर, ये पेड़ है, ये कोई सा इंसेक्ट है, ये फ्रॉग है और ये स्नेक है। हाँ फाइनली स्नेक है। तो ये कौन सी स्नेक, कौन सी फूड चेन है? तो ग्रासलैंड, ठीक है। ग्रासलैंड फूड चेन का मतलब क्या होता है? जो झाड़ियों में रहने वाले वो है। अच्छा, पैरासिटिक फूड चेन क्या होती है? जिसमें डिकम्पोजिशन होता है, जैसे वायरस जो है ना, उनका खाना पीना पैरासिटिक फूड चेन में चलता है। फॉरेस्ट फूड चेन में जिसमें जानवर होते हैं तरह तरह के, एक्वाटिक में मछली वगैरह। हाँ। फिर 11.4 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग फूड चेन, ठीक है। अब फूड चेन में कुछ कुछ ये करने वाले हैं, तो फिर बताओ कि क्या होगा। तो इसमें पहला दिया हुआ है, रिमूवल ऑफ 80% टाइगर्स फ्रॉम एन एरिया रिजल्टेड इन ग्रेटली इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। तो क्या ये बात सही है? 80% टाइगर अगर हम हटा देंगे वहाँ से तो वेजिटेशन की ग्रोथ बढ़ जाएगी। वो खाता ही नहीं है। अगर खरगोश को हटाते या बकरी को हटाते, हिरण को हटाते, जो वेजिटेशन को खाते हैं, तब चेंज होता। तो ये तो गलत बात हो गई। फिर सेकंड, रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर्स रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स। ये सही बात है कि अगर हमने टाइगर हटा दिए तो हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब मेंटेन हो जाएगी, घटेगी नहीं। फिर थर्ड, द लेंथ ऑफ द फूड चेन इज जनरली लिमिटेड टू 3-4 लेवल्स ड्यू टू एनर्जी लॉस। तो ये बात सही है। एक तुमने वो देखा होगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राइमरी लेवल पे रहती है, फिर ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं कम होती जाती है, ठीक है। फिर फोर्थ, द लेंथ ऑफ फूड चेन्स में वेरी फ्रॉम 2 to 8 ट्रॉफिक लेवल्स। तो गलत है, 3 से 4 तक ही हो सकते हैं, क्योंकि फिर अदरवाइज एनर्जी नहीं बचेगी आखिरी लेवल तक, है ना। अच्छा, एक थॉट तुम्हें आता होगा दिमाग में कि सबसे ज़्यादा एनर्जी तो प्लांट को मिल रही है, लेकिन मजबूत तो लायन दिखता है सबसे ज़्यादा, है ना। खरगोश को रख दो और एक इधर लायन को रख दो, तो ज़्यादा एनर्जेटिक वो महसूस होता है लायन में, है ना। तो एक थॉट आता होगा तुम्हारे दिमाग में कि क्या है, एनर्जी तो उसको मिल रही है ज़्यादा। तो ये वो एनर्जी नहीं है, मस्कुलर वाली एनर्जी नहीं है। नेट जो सनलाइट एनर्जी जो आ रही है वो दूसरी वाली एनर्जी है, ये मस्कुलर एनर्जी नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसका रीज़न क्या होता है कि नॉन वेजिटेरियन जो कार्निवोर्स वो रहते हैं, वो मजबूत क्यों रहते हैं? क्योंकि डायरेक्टली प्रोटीन मिल रहा है उन्हें, है ना। सैचुरेटेड फॉर्म में प्रोटीन मिल रहा है उन्हें, मतलब कि जो खरगोश या जो उनका गोश्त रहता है वो डायरेक्टली क्या है, प्रोटीन है। इस वजह से उन्हें ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ता, तो बहुत ज़्यादा टफ उनका डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है। हम खरगोश खाएंगे तो हम नहीं खा पाएंगे डेली। और नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत, उनके जूसेस वगैरह बहुत स्ट्रांग रहते हैं इस वजह से, ठीक है। हाँ, फिर लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन इकोलॉजिकल फूड चेन। तो कौन से इनमें से इकोलॉजिकल फूड चेन में वो नहीं होते? तो सैप्रोफाइट्स डेड एनिमल पे डिपेंड करते हैं, पक्की बात है ये, ठीक है। जैसे वायरस एक सैप्रोफाइट होगा, फिर नहीं, वायरस तो खुद ही डेड है। पैरासिटिक है वायरस, डेड में डेड रहता है और लिविंग बीइंग में लिविंग हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हें अपने खाली टाइम में सॉल्व करने हैं और टिक लगाते जाना है। इसी टाइप के क्वेश्चंस मैथ्स में भी सीबीएसई ने निकाले हैं और इंग्लिश में भी निकाले हैं, तो वो भी तुम्हें एक बार ट्राई लेना है उनका।
एक आध क्वेश्चन और करते हैं, कोई मतलब सब वैसे ही दिख रहा है मुझे। एक और रिड्यूस वाला आ गया, चलो एक ग्राफिकल वाला कर। चलो क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 15 निकालो। पेज नंबर 15 यानी कि सेकेंड लास्ट पेज। वेस्ट मैनेजमेंट इज एसेंशियल इन टुडेज सोसाइटी ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। द जनरेशन ऑफ वेस्ट इज गेटिंग डबल डे बाई डे। Moreover, the increase in waste is affecting the lives of many people. Waste management is the managing of waste by disposal and recycling of it. Moreover, waste management needs proper techniques keeping in mind the environmental situations. For instance, there are various methods and techniques by which the waste is disposed of. You must have come across 5 R's to save the environment: refuse, reduce, reuse, repurpose and recycle. तो वही आ गया, वैसे ही क्वेश्चन है ये। अच्छा 3 पेज नहीं है, किसी के ज़्यादा पेज आएगा, किसके में पेज नहीं है? एक और किसी के पास पेज नहीं होगा? ठीक है, तो इसमें 12.1 में देख लो कि चूज द वेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी दैट इज मैच्ड विद करेक्ट एग्जांपल। तो रिफ्यूज में लिखा हुआ है चूज प्रोडक्ट्स दैट यूज लेस पैकेजिंग। तो ये रिफ्यूज तो नहीं, वही सेम क्वेश्चन आ गया ये, है ना? ठीक है, फिर सेकंड में आ जाते हैं, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज गुड प्रैक्टिस। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। 12.4 भी अलग जैसा लग रहा है। 12.4 देखो कि इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ, ये भी नहीं, ये भी वही है। लास्ट वाला देख लेते हैं। हाँ, लास्ट में देखो कुछ डायग्राम दिया हुआ है कि द गिवन ग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेटेड, डम्प्ड एंड ट्रीटेड इन परसेंटेज। सो आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ लो सक्सेस रेट ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, तो देखो इसमें 3 ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। टोटल जनरेटेड है 62, ठीक है, और टोटल कलेक्टेड है 42.9। और एक मिनट देखा ना, डम्प्ड मतलब फेंका गया। अच्छा, ये कलर मैचिंग समझ में नहीं आ रही है ना, क्योंकि ये वो है ब्लैक एंड वाइट है। ठीक है, तो पहला वाला मान लेते हैं डम्प्ड है, दूसरा ट्रीटेड है। ट्रीटेड सबसे कम होगा, जनरेटेड सबसे ज़्यादा होगा, डम्प्ड थोड़ा सा और है ना। 62 में से 42 डंप कर दिया, 9 को वो कर दिया। तो अब बोले कि इसका लो सक्सेस है, बहुत लो सक्सेस है ये, क्योंकि इतना सारा निकल रहा है कचरा, लेकिन उसमें से ट्रीट बहुत कम ही हो पा रहा है। तो अब इसका रीज़न पूछ रहा है वो कि ओनली 15% ऑफ द इंडियन वेस्ट इज प्रोसेस्ड। सेकेंड है लेस देन 60% ऑफ वेस्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम हाउस होल्ड्स। फिर सी है मोर देन 60% ऑफ वेस्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम हाउस होल्ड, और बोथ है एंड बी। तो देखना बी और सी तो कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक में लिखा हुआ है कि मोर देन 60% वेस्ट इज कलेक्टेड फ्रॉम हाउस होल्ड, और एक में लिखा हुआ है लेस देन 60% इज कलेक्टेड। तो बताओ समस्या क्या है? कचरा इकट्ठा हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसका इसमें बी और सी में एक तो हो जाएगा कि 60% नहीं हो रहा है, लेस देन 60% हो रहा है। ठीक है, उसके बाद पहला वाला देखो 15% अर्बन वेस्ट इज प्रोसेस्ड। तो ये भी सही बात है कि एक बहुत परसेंट कम में, मतलब डेटा कहाँ से पता चलेगा? डेटा वाली मतलब केवल डेटा पे जज नहीं करना है हमें, उस एक पैरामीटर, क्योंकि डेटा तो पता नहीं 15% है या 16%, ये सब पता नहीं हमें, लेकिन उसमें ये समझ में आ रहा है ना कि बोल रहा है कि बहुत कम हो रहा है, इसलिए वो ए और बी आंसर है इसका। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा ही है, वो भी फूड चेन वाला।
क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 7। तो इसमें सबसे ऊपर उल्लू बैठा हुआ है और उल्लू से थोड़ा सा नीचे एक तरफ सांप है और एक तरफ चूहा है। दो टाइप के चूहे दिख रहे हैं मुझे इसमें। तो वो कुछ, ये भी चूहा है और ये भी चूहा है। ठीक है चलो, तो कोई बात नहीं, उस पर आ जाते हैं अपन, क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि चेन दी हुई है, लेवल दिए हुए हैं, एक हर्बीवोर्स का लेवल है, एक प्राइमरी कार्निवोर्स है और एक सेकेंडरी कार्निवोर्स है। मतलब जो पहला वाला चूहा है वो हर्बीवोर है और दूसरा वाला जो चूहा है वो कार्निवोर है, वो खाता है, खरगोश को खा जाता है वो। फिर 6.1 पे देखते हैं, इफ 10,000 जूल सोलर एनर्जी फॉल्स ऑन ग्रीन प्लांट्स इन टर्शरी इकोसिस्टम, what % of solar energy will be converted into food energy? ठीक है, तो जो इनिशियली फॉल हो रही है वो कितनी है? वो है 10,000 जूल। तो उसमें से कितनी कन्वर्ट होगी फूड में? पूरी की पूरी कन्वर्ट होगी क्या? नहीं होगी। कहाँ जाएगी? थोड़ी बहुत, एक लेवल पे 10% कम हो जाएगी, अगले लेवल पे फिर 10% कम हो जाएगी, तो फाइनली जो फूड पहुंच रहा है वो 100 टाइम्स कम होगा 10,000 से, 3 लेवल पे। क्या ये बात पकड़ पा रहे हो? अच्छा, ये बात पता है ना कि 10% लगभग कम हो जाती है एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचने में। तो ये लेवल लेट से पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। 4 होते हैं मैक्सिमम, इसमें 3 ही है इस वाले स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो 10,000 आई, 10,000 का 10 टाइम्स कम कर दो तो 9,000। ऐसा नहीं, ओवरऑल 10%, मतलब यहाँ पे 10,000 आई है तो उसका 10% पहुंचेगा, 90% लॉस हो जाएगा। तो 10,000 का यहाँ पे 1,000, 1,000 का यहाँ पे 100। देखो 100 आंसर है क्या? हाँ 100 जूल। फिर इफ रवि इज कंज्यूमिंग कर्ड योगर्ट फॉर लंच, विच ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन ही शुड बी कंसिडर्ड एज ऑक्यूपाइंग। तो वो कर्ड खा रहा है, योगर्ट खा रहा है, लंच में खा रहा है ये सब, दही खा, योगर्ट क्या होता है? दही जैसे ही होता है। तो विच ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन शुड ही बी कंसिडर्ड एज ऑक्यूपाइंग। तो बताओ कौन सा क्या खा रहा है वो, कहाँ पर है, मतलब वो ट्रॉफिक लेवल पे फर्स्ट में है, सेकंड में है कि थर्ड में है? कर्ड कैसे बनता है? कर्ड डायरेक्टली उससे नहीं बनता, मतलब पेड़ में नहीं लगता कर्ड, मिल्क से बनता है। तो मतलब कि गाय के बाद वो निकल के आ रहा है, फिर वो आ रहा है, तो इसका मतलब तीसरे लेवल पे आएगा। अगर डायरेक्टली मान लो अंगूर खा रहा होता वो, तो अंगूर खा रहा होता तो डायरेक्टली हर पहले लेवल पे तो ये है अपना पेड़ है, अंगूर है पहले लेवल पे, तो अगर अंगूर खा रहा होता तो सेकंड लेवल पे होता। लेकिन अब वो क्योंकि मिल्क खा रहा है इस वजह से थर्ड पे हो गया। फिर गया थर्ड वाला, द डिकम्पोजर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द फूड चेन। द करेक्ट रीजन फॉर द सेम इज बिकॉज डिकम्पोजर एक्ट at every trophic level of the food chain, do not break down organic compounds, convert organic material to inorganic forms, release enzymes outside their body to convert organic material into inorganic forms. तो इसको कंसीडर क्यों नहीं करते हैं? डिकम्पोजर्स को फूड चेन में कंसीडर क्यों नहीं करते? इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। एनर्जीज बाय क्या है? एट एवरी टॉपिक लेवल, सब में आता है डू नॉट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये तो बी तो है, बी तो ब्रेक डाउन तो कर देते हैं, तो बी तो सही मतलब गलत है। फिर कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल टू इनऑर्गेनिक फॉर्म, ये बात भी सही है। एक्ट एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल of the food chain,
हर ट्रॉफिक लेवल पे ऑपरेट करते हैं, मतलब दूध जब बन रहा है तो भी वो ऑपरेट हो रहे हैं, दूध से फिर इंसान जब दूध पी रहा है तो उसको ब्रेक डाउन करने में भी ये इन्वॉल्व है। यही लग रहा है मुझे इसका आंसर, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6.4 मैटर एंड एनर्जी आर टू फंडामेंटल इनपुट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, सो मूवमेंट ऑफ एनर्जी इज बायलेटरल, बायडायरेक्शनल एंड मैटर इज रिपीटेडली सर्कुलेटिंग। ठीक है, ये कुछ अजब सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया कि मैटर और एनर्जी के बारे में पूछा है इसने कि दो फंडामेंटल इनपुट्स हैं इकोसिस्टम के, तो वो कैसे फूड चेन में ट्रैवल होते हैं। तो एनर्जी इज बाई डायरेक्शनल एंड मैटर इज रिपीटेडली सर्कुलेटिंग, या सेकेंड एनर्जी इज रिपीटेडली सर्कुलेटिंग एंड मैटर इज यूनिडायरेक्शनल, थर्ड एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल एंड मैटर इज रिपीटेडली सर्कुलेटिंग, या एनर्जी इज मल्टी डायरेक्शनल एंड मैटर इज बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? सी इसका आंसर है कि एनर्जी यूनिडायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल होती है, लेकिन मैटर फिर रिपीटेड हो जाता है। मतलब कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो सांप ने वो खाया, इसको खाया, चूहे को, और सांप को फिर वो खा गया, अगला वाला उल्लू खा गया, तो एनर्जी तो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है, लेकिन मैटर फिर ये भी मैटर खा रहा है, चूहा भी मैटर खा रहा है, कुछ अगला भी मैटर खा रहा है, तो मैटर सर्कुलेट हो रहा है इधर से उधर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स इन अ फूड चेन। तो नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल लिमिट कैसे होते हैं, है ना? तो ये अभी अपन ने देखा था कि एनर्जी बहुत ही कम अवेलेबल होती है और ऊपर वाले लेवल पर बहुत कम एनर्जी पहुंच पाती है, तो डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल, ये आंसर हो जाएगा इसका। फूड की कोई कमी नहीं है ना, फूड की तो ऊपर लेवल पे बहुत फूड मिल सकता है, लेकिन जो इफेक्टिव एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक, उसका प्रोपोर्शनली वो कम होती जा रही है, 10% ही पहुंच रही है इस वजह से। ठीक है, इसको कंटिन्यू करना है ना तुम लोग, इसको सॉल्व करना। तुम्हारा मंडे को एक टेस्ट है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना उसके लिए। गुड बाय।